नमस्कार। पहली यूनिट समाप्त हुई जिसमें हम लोगों ने योग शास्त्र के विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को देखा था। अब दूसरी यूनिट जो समाधिपाठ के नाम से है, इसमें पहले सूत्र से यह यूनिट प्रारंभ हो रही है। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, अर्थात अब योग रूपी शास्त्र प्रारंभ हो रहा है। इस श्लोक का जो अर्थ है वो देखते हैं। यहाँ अर्थ शब्द का अर्थ है मंगल। अर्थ एक तो यहाँ मंगल सूचक शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। इसकी जो व्यास भाष में मीनिंग बताई गई है वो इसे मंगल सूचक के रूप में बताया गया है। कोई भी ग्रंथ जब प्रारंभ होते हैं तो जैसे हम योग की क्लास प्रारंभ करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, या अन्य कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो हम संबंधित व्यक्ति अपने आराध्य की प्रार्थना करता है और उनकी प्रार्थना, उनकी वंदना के बाद उस कार्य को प्रारंभ करता है। हमारे पतंजलि ने उसी संदर्भ में अर्थ शब्द का इस्तेमाल किया। तो यहाँ अर्थ का एक अर्थ है कि यह मंगल सूचक यानी मंगल के रूप में प्रारंभ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, जिसका मतलब ये हुआ कि योग शास्त्र अब प्रारंभ हो रहा है। इसी शब्द के आधार पर ये भी विद्वान लोग मीनिंग निकालते हैं कि योग का इससे पहले कोई एक व्यवस्थित, एक सिस्टमेटिक ग्रंथ नहीं। योग की चर्चाएं तो की गई हैं, वेदों में भी की गई हैं, उपनिषदों में आपने भी ढेर सारे उपनिषद पढ़े। आपकी इसके प्रथम यूनिट के उपनिषद योगायन उपनिषद करके पूरा पेपर ही था, जिसमें श्वेता उपनिषद, योग कुंडल उपनिषद, त्रिशत ब्राह्मण उपनिषद, नाग बिंदु उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, योग राज उपनिषद, तो इन सब उपनिषदों में आपने योग का ही संदर्भ पाया, लेकिन उनमें योग को बहुत सिस्टमेटिक वे में नहीं रखा गया है। योग का कुछ अंश कहीं आ गया, कुछ अंश कहीं आ गया। लेकिन यहाँ अर्थ शब्द का एक मतलब ये भी निकलता है कि अब योग रूपी विषय का एक सिस्टमेटिक वे में प्रतिपादन होने जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर पतंजलि ने अर्थ शब्द इस्तेमाल किया। अर्थ एक तो मंगल सूचक है, दूसरा अब यह शुरू होने जा रहा है। योगानुशासनम, अनुशासन मतलब एक सिस्टमेटिक वे में। तो योग शास्त्र अब एक सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रारंभ होने जा रहा है। यही अथ योगानुशासन का मतलब। इसकी कमेंट्री में व्यास भाष जी ने भी और उसके बाद तत्ववैशाखी के लेखक वचनपत्र मिश्र ने और योगवाक्य के लेखक विज्ञान मिश्र, इन तीनों लोगों ने फिर अर्थ का मतलब और योग का मतलब समझाया। यहाँ पर व्यास भाष में योग का मतलब क्या बताया है, योग क्या है। तो योग को इन्होंने क्या कहा है, समाधि कहा। योगा समाधि, ये किसने कहा, व्यास भाष ने कहा। इस सूत्र की व्याख्या करते समय मीनिंग ऑफ योग बताते हुए उन्होंने कहा योगा समाधि, यानी कि योग क्या है, तो व्यास भाष कहते हैं समाधि। योग समाधि, ये समाधि किस तरह से होता है। तब उन्होंने कहा इसको जो चित्त की 5 भूमियां हैं, उन्हीं 5 भूमियों के आधार पर, 5 भूमि आप इसके पहले पढ़ चुके हो ना, चित्त की 5 भूमियां पढ़ चुके हो। यस सर। कौन कौन सी 5 भूमि है। पहली अवस्था क्या है, पहली मूल है कि चित्ता है, मूल अवस्था। मूल। कितने लोग कह रहे हैं मूल अवस्था है। सर महर्षि पतंजलि जी के जो क्षिप्त अवस्था है। Yes, sir. पहले मूल अवस्था नहीं है, क्षिप्त अवस्था है। भाई कितनी बार आपको हमने समझाया, क्योंकि पतंजलि का कॉन्सेप्ट जो चल रहा है, जो उनकी मेरिट बन रही है। मेरिट का मतलब वरीयता क्रम। जैसे आपकी मेरिट नहीं बनती है डिग्रियों की, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है वो ऊपर होता है,
फिर उसके बाद नीचे नीचे नीचे, और कोई नीचे से प्राप्त करता है, कोई ऊपर से प्राप्त करता है। तो मेरिट यानी कि वरीयता क्रम बनती है वो नंबरों के आधार पर बनता है, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार पतंजलि का जो योग है वो उसकी मेरिट कैसे बनेगी? तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि सारी वृत्तियां जब निरोध हो गया तो ये योग हो गया। अब इस योग के भी दो भाग हैं, एक में जो वृत्तियों का निरोध होता है केवल क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध होता है, और यहाँ पर सभी क्लिष्ट और अक्लिष्ट नहीं निरोध हो गया था, अक्लिष्ट वृत्ति भी निरोध हो गया। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ वृत्ति जिसमें ज्यादा होंगी, सबसे ज्यादा होंगी, वो सबसे निचली अवस्था का चित्त होगा। यही हुआ मतलब ना। जैसे आप पढ़ाई की मेरिट बनाते हो तो सबसे कम नंबर जिसके होंगे उसको नीचे से आप बताओगे ना, यही नियम है ना। तो पतंजलि का कैसे है? पतंजलि का सबसे अच्छा चित्त कौन कहा जाएगा? जिसमें सबसे कम वृत्तियां हो। और जब तो सबसे कम वृत्तियां किस अवस्था में होती हैं? इस अवस्था में होती है, जिसको कहा गया है समाधि। यहाँ पे समाधि हो जाती है, कौन सी? संप्रज्ञात। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? संप्रज्ञात समाज में क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध होता है ना। और इसके चार भाग हैं, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ठीक है ना। यहाँ पर सब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो जाता है, सब अक्लिष्ट वृत्तियां ही हैं। और वो अक्लिष्ट वृत्तियां में कहीं पृथ्वी तत्व का ज्ञान हो रहा है, पंचमहाभूतों का यहाँ ज्ञान होता है, फिर तन्मात्राओं का ज्ञान होता है, प्रकृति का ज्ञान होता है, सोल का ज्ञान होता है। और जब प्रकृति पुरुष दोनों का ज्ञान हो गया तो भेद ज्ञान भी हो जाता है। ये भेद ज्ञान मुख्यतः अक्लिष्ट वृत्ति है, कितनी बार बता चुके हैं ना। प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान यही मुख्यतः अक्लिष्ट वृत्ति है। और गौण रूप से अक्लिष्ट वृत्ति कौन है? जो इनको प्राप्त करने में सहायता उत्पन्न करते हैं। कौन कौन से सहायता उत्पन्न करते हैं? अहिंसा का भाव, सत्य का भाव, अस्तेय का भाव, ब्रह्मचर्य का अभ्यास, शौच का अभ्यास, संतोष का अभ्यास, आसन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, प्रत्याहार का अभ्यास। ये तो अष्टांग योग के हो गए। इसके अलावा ईश्वर प्रणिधान, इसके अलावा अभी आगे पढ़ोगे प्रथम पाठ में ढेर सारे साधन दिए गए हैं, उसी में चित्त प्रसादन भी है जो भी कर पढ़े। तो ये सब क्या है? ये सब गौण रूप से अक्लिष्ट वृत्ति है, क्योंकि इसमें विचार, इसमें भी तो विचार आता है। हम झूठ बोले, हम झूठ ना बोले, ये भी तो विचार है ना, ये भी एक वृत्ति है। जब हमारा मन होता है नहीं हम झूठ बोले तो क्या हुआ? हम उल्टा जा रहे हैं, उधर की ओर जा रहे हैं। जब आपके अंदर भाव होता नहीं झूठ ना बोले, चोरी ना करें, हिंसा ना करें, तो आप इधर चल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे निचली अवस्था कौन सी होगी? जिसमें सबसे ज्यादा वृत्तियां होंगी, ठीक है ना। ज्यादा वृत्तियां किस अवस्था में? क्योंकि चित्त क्या है? त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से युक्त है। और उसमें गति का कारण कौन सा है? गति का सतरस्तंभ से गति कारक का कारक कौन तत्व है? रज तत्व है। तो रज प्रधान जो चित्त होगा वो सबसे नीचे होगा, ठीक है ना। सबसे नीचे मेरिट जो है आएगा ना, यानी कि रज प्रधान। रज प्रधान, तो रज प्रधान जो चित्त है उसे क्या कहा गया है? चित्त। जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा जो चित्त की वृत्तियां, चित्त में वृत्तियां होती हैं वो इस अवस्था में होती हैं, चित्त भूमि में। फिर थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो जब किसी भी व्यक्ति का, क्योंकि ये तीनों भूमियां आगे पीछे होती रहती है, कभी रज प्रधान होगा तो व्यक्ति का बहुत मन चंचल हो जाएगा, जब तम प्रधान होगा तो मूढ़ावस्था हो जाएगी, क्योंकि तम जो है वो क्या है? जड़ता का प्रतीक है। जो तम तत्व है सतरजतम में, जो तम है वो क्या है? जड़ता का प्रतीक है। उसकी प्रधानता होती तो क्या होता है? स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। इसका मतलब क्या है? किसको कमजोर करता है? सीधे रज को कमजोर करता है, क्योंकि उसका विरोधी कौन है? रज है। तो इस अवस्था का नाम क्या होगा? मूढ़ अवस्था। ठीक। अब मूढ़ अवस्था के बाद तीसरे नंबर पे जब सत प्रधान होगा तो इसमें सबसे चित्त की सबसे ज्यादा वृत्तियां कम हो जाएंगी ऊपर की दोनों में से। तो ये क्या हो जाएगा? विक्षिप्त। विक्षिप्त वहीं पता चलेगा जहां पर चित्त स्थिर होगा। भाई गति कहाँ पता चलती है? जहाँ स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है, थोड़ा भी हिलेगा तो पता चलेगा, इसीलिए उसे विक्षिप्त कहा है। विक्षिप्त का मतलब है कि यहाँ पर सत्य की प्रधानता के कारण चित्त स्थिर रहने लगता है,
लेकिन बीच बीच में जो है वो राजा करके डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देता है, इसीलिए विक्षिप्त कहा गया है। जो बोलचाल की भाषा में हम विक्षिप्त इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ मतलब नहीं है, कहते हैं कि ये विक्षिप्त हो गए हैं, कहते हैं ना बोलचाल में, वो यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ विक्षिप्त का मतलब उन दोनों से श्रेष्ठ अवस्था है। तो ये तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। इसमें किस गुण की प्रधानता होती है? सद्गुण की प्रधानता होती है। ये सहकार आप कैसे कंफ्यूज हो गए? इस बात को तो अनेकों बार हम बताए हैं ना कि विक्षिप्त जो क्षिप्त है वो पहली अवस्था है। आप मूल बता रहे थे आज सर दोनों में है ना सर, मतलब जो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने उन्होंने जो है मूलावस्था को पहले बताया तो क्लियर किया है, और व्यास जी ने वो जो है है। जी सर, ठीक है ना। जी सर। और ये जो व्यास भाष है इसमें ये क्षिप्त पहले है। नहीं यही है, शब्द का ये मिलेगा, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट की कोई चार्ट नहीं है, वो बाय मिस्टेक उसमें हो गया। क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्त एकाग्रम निरुद्धामित चित्तस्य भूमया। ठीक है, ये पहले सूत्री कमेंट्री है व्यास भाष। तो विक्षिप्त भूम हो गई और उसके बाद फिर क्या हो जाएगी? एकाग्र और विक्षिप्त, ये दोनों भूमियां सत्प्रधान ही है। अंतर इतना है यहाँ रज का डिस्टर्बेंस रहता है और यहाँ बिल्कुल नहीं रहता है। यहाँ पूरी तरह से सत्वगुण प्रबल हो जाता है। रजोगुण और तमोगुण बोथ आर हेल्पिंग टू सत्वगुण, वो केवल उनकी हेल्प करते हैं, वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, उनके काम में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ये इसीलिए यहाँ पर एकाग्रता बनती है, यहीं से शुरू हो जाती है समाधि। और इस एकाग्रावस्था में ही चारों समाधि होती हैं जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्योंकि चित्त में विक्षिप्तता कौन उत्पन्न करता है? क्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो गया। तो जब क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो गया, अक्लिष्ट वृत्तियों का एक प्रवाह चलने लगा, तो यहाँ पर एकाग्रता बनती है। और एकाग्रता के कारण ही एक एक वृत्तियों का एक एक तत्वों का, प्रकृति के जो 24 तत्व हैं वो एक एक तत्वों का ज्ञान होता है। और तत्व ज्ञान किस क्रम से होता है? नीचे से होता है, यानी पृथ्वी तत्व से होता है। और कहाँ तक जाता है? पुरुष तक जाता है। पहले प्रकृति के 24 तत्व हो जाते हैं, फिर पुरुष, और फिर भेद ज्ञान। तो भेद ज्ञान तक के यहाँ आखिरी वाली समाज तक यात्रा पूरी होती है। और जब उस विवेक ख्यात रूपी अक्लिष्ट वृत्ति, या उसे विवेक ख्याति भी कहते हैं, विवेक ख्याति रूपी अक्लिष्ट वृत्ति या प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान रूपी अक्लिष्ट वृत्ति, चाहे प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान का हो या विवेक ख्यात। विवेक ख्यात का मतलब होता है प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान। ठीक है, तो प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान रूपी वृत्ति को ही अक्लिष्ट वृत्ति कहा गया है। यही मुख्य अक्लिष्ट वृत्ति है। जब इसका भी निरोध हो जाता है तब ये पांचवी समाधि होती है। इसको बोलते हैं निरुद्ध भूमि या निरुद्ध अवस्था। तो यहाँ पर व्यास भास का कहना है कि यद्यप समाधि सब अवस्था में होता है, सब में समाधि होती है। क्यों समाधि होती है? क्योंकि चित्त में एक समय में एक ही वृत्ति रहती है। तो कभी तो इसमें भी क्लिष्ट वृत्ति आती है और कभी अक्लिष्ट आती है। भले अक्लिष्ट का कम नंबर्स होते हैं, नंबर आफ्टर, लेकिन अक्लिष्ट वृत्ति यहाँ भी आती है। जब आपके अंदर भाव आता है, जैसे तुष्ट से तुष्ट, हम सब लोग अपने उदाहरण ले लें तो हमारे ही मन में कई बार ऐसे भाव आते हैं कि हमें अच्छे काम करना चाहिए, कई बार गलत भाव आते हैं। ऐसे चलता रहता है ना। कभी कभी लगता है हम लोग बैरागी हो जाएंगे, कभी कभी लगता है कि नहीं, अभी जिसको कहिए उसको निपटा दें, धन लाभ हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, ऐसे होता रहता है ना उठापटक। तो वो कहते हैं कि अक्लिष्ट वृत्ति का साम्राज्य तो इसमें भी कभी कभी आ जाता है। इसीलिए व्यासभास कहते समाधि लग जाती है, लेकिन हम उसे योग नहीं कहेंगे। वो खुद ही प्रश्न उठाते हैं तो क्या उन्हें योग कह दिया जाए? और योग क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि योग तो नहीं कहा जाता, योग इन्हीं दोनों अवस्थाओं कहा गया है, इनको नहीं कहा गया है। तो वो इसलिए कहते हैं नहीं कहा गया है क्योंकि इनमें जो समाधि होती है उसमें जिस तत्व पे चित्त टिकता है वह इतना छोटा होता है, इतना अस्पष्ट होता है कि तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता है। और तत्व का ज्ञान जब नहीं होगा जिस अवस्था में, उस अवस्था को हम योग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान ही मुख्य रूप से योग की अवस्था है। और मैंने पहले भी बताया था कि तत्व ज्ञान योग की अवस्था एक सार्वभौमिक स्टेटमेंट है योग की परिभाषा में, इसको सभी लोग मानते हैं। अब योग की अवस्था में
जो तत्व ज्ञान होगा तो किस चीज का ज्ञान होगा, इसमें भेद है। क्योंकि कोई कहता है तत्व ये है, कोई कहता है तत्व ये है, तो जिसके अनुसार जो तत्व है उसका ज्ञान होगा। लेकिन तत्व ज्ञान में कोई, तत्व ज्ञान योग की अवस्था, इसमें कोई विरोधाभास नहीं, ठीक है ना। जैसे दूसरी तरह से अगर स्टेटमेंट को आ जाए कि जंगल में सायंकाल में सभी जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको प्यार करते हैं, ये सभी बच्चे अपने माँ के साथ रहते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि सब एक ही माँ के साथ रहेंगे। भाई जिसकी जो माँ होगी उसके साथ रहेंगे ना, जिसका जो बच्चा होगा उसके साथ उसको प्यार करेगा ना। ठीक वही नियम यहाँ कि जिस संप्रदाय के अनुसार, हठ योग में तत्व कुछ और माना गया होगा, गीता में कुछ और माना गया होगा, योग में कुछ और माना गया, योग शास्त्र में, सांख्य में कुछ और माना गया अगर, या वेदांत दर्शन में कुछ और तत्व माना गया है, तो योग की अवस्था में जो वहां तत्व माना गया उसी का ज्ञान होगा, दूसरे का ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों भूमियों में तत्व का ज्ञान होता है, इसलिए ये योग की भूमि है। यहाँ पर तत्व का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए ये भोग की भूमि। भोग का मतलब क्या है? भोग का मतलब मैंने बताया है कि पुरुष द्वारा प्रकृति के धर्मों का स्वयं में आरोपण करना, यही भोग की अवस्था है। और जब पुरुष द्वारा प्रकृति के चित्त के माध्यम से ही प्रकृति का भी ज्ञान हो, स्वयं का भी ज्ञान हो, तो जिस अवस्था में यह ज्ञान होगा वह अवस्था योग की अवस्था है, ठीक है ना। माध्यम कौन है? माध्यम प्रकृति, और प्रकृति का जो एक कंपोनेंट है चित्त, उस चित्त के माध्यम से ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई माध्यम नहीं है। तो चित्त को माध्यम बना करके प्रकृति पुरुष को भोग और अपवर्ग दोनों कराती है, यही संयोग का उद्देश्य है, इसीलिए संयोग हुआ है। और इसीलिए जब दोनों उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो संयोग वियोग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इसमें? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है? चलो ठीक है, नहीं पूछना है, धन्यवाद।